नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के अगले 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने वाले बयान से सियासत गर्म हो गई, क्योंकि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 24 में मोदी रिटर्न्स है। पीएम मोदी ने 2047 का जो सपना देखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 मोदी का अपना है। जिस तरह से लाल किले से पीएम मोदी ने देश के लिए 3 संकल्प दिए हैं, उससे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि फिलहाल मोदी का कोई विकल्प नहीं। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आज नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे और कहा कि हम सब अटल जी के काफी करीब रहे। तो उधर महाराष्ट्र की सियासत में चाचा शरद और भतीजे अजीत के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी चर्चा भी बहुत जोरों पर है। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात पर सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके पिता और भाई के बीच क्या बातचीत हुई। ऐसे में देश का सवाल यह है, क्या यही वजह है पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस की? क्योंकि एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। 7 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले देश का सवाल क्या है? पहला, लाल किला पर मोदी के टेंशन से किसको टेंशन है? जी हां, लाल किला से 2024 का बिगुल बजा है। किसकी बत्ती गुल है? मोदी वर्सेस मोदी की ब्रांडिंग में विपक्ष कहां है? क्या 9 साल में मोदी का मैजिक और बढ़ गया है? मोदी की 2024 वाली गारंटी से विपक्ष की घंटी क्यों बज गई? ये 3-4 सवाल है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, घनेन्द्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, नावेद सिद्दीकी साहब प्रवक्ता सपा की तरफ से और किशोर तिवारी जी प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हमसे जुड़ रहे हैं। हम सीधे अपने पैनल पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉली जी, पहले मैं आपके ही पास आ जाता हूं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस है, कहा साहब अगले साल झंडा हम ही फहराएंगे। बीजेपी कह रही जो 9 साल में काम किया है, उस काम के कॉन्फिडेंस पर बोल रहे हैं, इस बात पर बोल रहे हैं कि इंडिया एकजुट नहीं है। आप देखिए महाराष्ट्र का डेवलपमेंट क्या है। एक बार पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बाइट्स हैं शरद पवार जी की, अजीत पवार की, पृथ्वीराज चौहान की, सुप्रिया सुले की, एक बार प्ले करें। बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है महाराष्ट्र में। कांग्रेस की आज बैठक हुई दिल्ली के अंदर, वहां यह तय हुआ है 7 सीटों पर हम लड़ेंगे। आपकी प्रवक्ता अलका लांबा जी ने कहा कि 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा अलायंस, कैसा इंडिया? वो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे या नुक्कड़ पर कोई चुनावी रैली में बीजेपी के नेता बोल रहे थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो एक ये नया बोलना शुरू किया है कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा, ये उनका दम्भ है, अहंकार है, मताधिकार का कितनी अवमानना है कि अभी लोगों ने वोट नहीं डाला है, पर कहीं ना कहीं असुरक्षा है, ये इनसिक्योरिटी है। वो अपने आप को समझा रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन ऑल वेल है नहीं। जिस रवैये से काम कर रही है वो लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, जनहित के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत ही खराब सरकार रही है। और उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा है, उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना देश को कोई राहत मिली है, ना गरीबों को कोई राहत मिली है। तो ऐसे में इस सरकार के साथ मिलकर इस सरकार को हटाना और इस सरकार से ज्यादा इसकी नीतियों को नेस्तनाबूद करना, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। जब सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। आपने मुझे सीधा जब सवाल किया है,
मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। कुछ राजनीतिक बयान हमने सुनाने की कोशिश करी। वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। डॉली जी माफ करिएगा, उस समय क्योंकि 3-4 मुख्य राजनीतिक बयान थे तो मैंने कहा एक बार सुनवा दें, जिसमें कोई ये ना कहे कि आप बोल रहे हैं लेकिन आप उसका साक्ष्य नहीं दे रहे। ये जो स्थिति बन रही है दोनों तरफ, एक तरफ वो कॉन्फिडेंस लाल किले वाला, दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट्स, इसका मायने क्या है? रजत जी देखिए, इस देश ने बहुत बड़े नेता देखे, इस देश ने बहुत बड़े राजनीतिज्ञ देखे, लेकिन ऐसा बौखलाया प्रधानमंत्री कभी किसी ने नहीं देखा कि वो लाल किले पर खड़े होकर लाल किले की प्राचीर से बस अपनी बात करते हैं। मैं फिर आ रहा हूं। पार्लियामेंट में भाषण दिया, जनता सोच रही थी मणिपुर पर कुछ बोलेंगे, लेकिन मणिपुर की जगह या तो कांग्रेस को कोसते रहे, पिछली सरकारों और देश को, आज जहां देश खड़ा है उसमें पिछली सरकारों का योगदान है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज जी का भाषण यूनाइटेड नेशंस में आपने सुना होगा। तो आज जो प्रधानमंत्री हर जगह खड़े होके बोलते हैं, ये सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखाता है। उन्हें पता है कि जनता को ना उन्होंने महंगाई से राहत दी, ना मणिपुर को राहत दी, ना महिलाओं को बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, ना महिलाओं को कोई राहत मिली है, न किसानों को एमएसपी मिली है, न युवाओं को रोजगार मिला है। हर तरफ से चारों खाने चित्त हो गई है ये सरकार, कुछ नहीं कर पा रही है। घोटालों की फहरिस्त आज कांग्रेस ने गिनाई है। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा, द्वारका एक्सप्रेस वे पे 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च, टोल नियमों के उल्लंघन कर एनएचएआई ने जनता से वसूले 132 करोड़ रुपए। वो तो कुछ ही टोल का उन्होंने निरीक्षण किया था, जिसमें 132 अगर पूरे देश का कर लिया तो सोचो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। आयुष्मान भारत योजना में 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल नंबर से हुआ। जिस आयुष्मान भारत की कसीदे पढ़ते नहीं थकते ये लोग, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। और ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये और कोई विपक्षी दल नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट, ठीक है। मैं उस मुद्दे पर आ जाऊंगा जो मेरा सवाल था। एक तरफ कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ कंफ्यूजन में इंडिया, उस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया। नहीं रजत जी, इंडिया को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया जानता है कि इस बार इंडिया को चुनने वाला है। इंडिया को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन और प्रधानमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके शब्द हैं, वो बता रहे हैं कि वो इस समय बड़े प्रेशर में है। उन्हें पता है डिलीवरी के नाम पर सिद्धार्थ यादव जी, क्या प्राइम मिनिस्टर बीजेपी प्रेशर में? कांग्रेस का आरोप है डॉली जी का। आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, एक बात हम हमेशा से जानते हैं, अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगाया जा सकता है, पर अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको तो कैसे जगाएंगे? देश की प्रगति की बात ना कांग्रेस पार्टी और ना इनका घमंडिया अलायंस ये नहीं सुन सकते। प्रधानमंत्री लाल किले से जब जाते हैं और वहां से देश की प्रगति की बात बताते हैं, नौजवानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, वो जब बताते हैं कितने लोग गरीबी को छोड़ करके मिडिल क्लास में आ गए, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं सुन पाती, क्योंकि आपके 60 साल में तो नहीं सुने। अब आज नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से देश के लिए ऐलान किया और उनको बताया कि भारत विकसित देश बनने वाला है, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जब हम आए थे तो 10th लार्जेस्ट थे, 5 सालों के अंदर हम 5th लार्जेस्ट पहुंचे और अब हम 3rd लार्जेस्ट पहुंचने वाले हैं। जब ये बातें आपके सामने रही, आज 5G देश में लॉन्च हो चुका, 6G की बात जब उन्होंने सामने करी, जब वो सेवा सुशासन की बात देश के सामने रखते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी या ये पूरा घमंडिया अलायंस ये इस बात को नहीं मान पाता। और इसीलिए 2047 में जो प्रण हमने लिया है कि अमृत काल जब खत्म होगा तब 2047 के अंदर भारत एक विकसित देश होगा, तो ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर होगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ होगा और एक स्टेबल सरकार ही देश को उस मुकाम पर पहुंचा सकती है। ये बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है, इनका अलायंस भी जानती है, और इसीलिए 9 साल में जो अनेक काम हुए उस पर ये कभी नहीं जा सकते और उसको ये कभी नहीं मान सकते। ठीक है किशोर जी, ये जो महाराष्ट्र है
पिछले 3-4 साल से हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल हो ही रही है। पहले सरकार, जो लोग कभी साथ नहीं आए, सरकार बनी, फिर सरकार गई, फिर एक पार्टी टूटी, फिर दूसरी पार्टी टूटी, फिर दूसरी पार्टी का जो अंग एनसीपी का टूटा था वो सरकार में शामिल हुआ, शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र जी डिप्टी सीएम, फिर अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, अब फिर अजीत पवार की मुलाकात हुई, कहा एक नया ऑफर आ रहा है। क्या ऑफर है ये देखिए, कल का जो भाषण था लाल किले से देश को संबोधन था, लेकिन मुझे लगा कि बीजेपी की प्रचार रैली या पंतप्रधान जी ने अपने 10 साल के अचीवमेंट क्या गिना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो बैंकों को 14 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करने के जगह दिए गए, जो कैग के रिपोर्ट एक से एक आ रहे हैं। अब नाही का रिपोर्ट ले लो आप, नाही पे जब यूपीए के हाथ से एनडीए में से आए 2014 के अंदर, तो उस पे 40,000 करोड़ था, आज 7 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। और एक बात देखिए कि 14 लाख करोड़ आप राइट ऑफ करते हो, अगर ये राइट ऑफ नहीं करते थे तो भारत के प्रमुख बैंक ही डूब जाते। अब देश के जितने भी उनके दावे हैं, फिर वो अमृत योजना के लो या फिर जनधन योजना के लो, पंतप्रधान के सिंचाई योजना के लो, पंतप्रधान के ठीक है, मैं पॉइंट समझ गया किशोर जी, मैं आप बहुत सीनियर, मैं पॉइंट समझ, मुझे ऐड करने दो, जरा महाराष्ट्र थोड़ा समझा दीजिए सर, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। बोलता हूं, ये क्या हो रहा है साहब? आप सोचिए ना, जो इंडिया अलायंस है वो इंडिया अलायंस की पटना में बैठक होती है, दूसरी बैठक होते होते जो पहला धक्का लगा वो महाराष्ट्र ने दिया जब एनसीपी गुट शामिल हो गया। पवार साहब पुरोधा माने जाते हैं राजनीति के, उसके बाद भी नहीं संभाल पाए। अब चर्चा इस बात की कि क्या पवार साहब भी चले जाएंगे? एक मिनट सुनिए ना, मैं अभी बताता हूं आपको। महाराष्ट्र के अंदर पार्टियां टूटी नहीं है, पार्टियां तोड़ी गई है। एक घिनौनी राजनीति का जो जन्म हुआ है वो सारे भारत को चेतावनी देने वाला था। दूसरी आपने एक बात की कि इंडिया अलायंस, मैं आपको बताता हूं इंडिया अलायंस तो इंटैक्ट है और कुछ पार्टियां भी उसको ज्वाइन होने को जा रही है। बात रही शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जीवन में तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब ये जो बातें हैं कि अलायंस टूट रहा है, अलायंस ऐसा है, ठीक है, अरे जनता ने पर्याय चुन लिया है। मोदी जी की विफलताएं गिनना या मोदी जी खुद ही कहे। गणेश जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में डिस्कस करना है। ठीक है, आता हूं सर आपके पास। एक बार नावेद सिद्दीकी जी के पास। नावेद जी, ये प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण है बहुत दिन तक इसकी चर्चा रहेगी और 24 का एजेंडा तय करने वाला ही भाषण है, क्योंकि एक व्यक्ति जो खड़े होकर बोल रहा है कि हाँ 9 साल का काम किया है, आप हिसाब मांगिए हिसाब दे दूंगा। सेकंड लाइन बोल रहा है कि अगली बार फिर आऊंगा, झंडा फिर फहराऊंगा। और उसके बाद आज भी देखिए कैबिनेट के जो फैसले आए, आपको लगता नहीं जो कामकाज है सरकार का, उस कामकाज के कॉन्फिडेंस के आधार पर प्राइम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि हां मैं वापस आऊंगा? देखिए ऐसा है, जैसा कि आपने कहा कि भाषण का लोग सुन रहे हैं और अभी आने वाले काफी दिनों तक उनका भाषण चर्चा में रहेगा। अब ये इनका भाषण जो है कोई नहीं सुनता है। उसकी वजह ये कि इनकी ही पार्टी के लोगों ने, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने ये साफ कह दिया था कि हम लोगों से जुमले निकल जाते हैं और जब चुनाव आता है तो चुनाव जब आता है तो हम जुमलेबाजी हो जाती है। चाहे वो 15 लाख, उन्होंने कहा था कि ये एक जुमला है, उन्होंने कहा कि ये किसी के अकाउंट में नहीं है। अब किसानों के लिए जब बात थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ जुमले। तो ये जब जुमले कह रहे हैं और लगातार देखिए, अपने जब 2 टर्म है प्रधानमंत्री, अब उन्होंने कुछ किया नहीं। जब किया नहीं तो जुमले, गृह मंत्री साहब बार बार यही कहते हैं कि ये जुमले थे। तो अब जनता तो ये समझ गई है ना कि जुमले थे, तो हम जुमले सुनने के लिए तो नहीं बैठे हैं, या सुबह सुबह लाल किले में जुमले सुनने तो नहीं जाएंगे। हर इंसान देश का सम्मान करता है, देश की इज्जत करता है, और इसलिए हम लोग देखिए जनता जो है वो समझ चुकी है। और आपका चैनल इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे हैं, बहुत सम्मानित चैनल है आपका, और करोड़ों लोग देखते हैं, सब इसके फैन। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि अब लोग समझ गए, बार बार एक ही चीज नहीं सुनेगा कोई ना।
भाई बार बार कहें कि 2 करोड़ हमने नौकरी कही थी, अब कहेंगे कि हम 4 करोड़ दे देंगे। ठीक है गणेश जी, हम माफी के कहेंगे साथ हमको- आ रहा हूं नाविद भाई आ रहा हूं। एक बात सिद्धार्थ जी इसका रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये नई लाइन इन्होंने दी है। कहा साहब जुमला है, कैसे मान लें, कैसे विश्वास कर लें? भाई वो तो अमित शाह साहब क्लियर कह रहे हैं। देखिए जुमले इनको लगते होंगे। आप मुझे 1 मिनट के अवसर दीजिएगा, मैं आज इनके सारे जुमलों का पोल भी खोल देता हूं। देखिए एक बात तो तय है, जो हमने बोला है वो हमने करके दिखाया है, और जो लाल किले से बोला है वो तो बिल्कुल ही करके दिखाया है। 2014 में हमने जनधन अकाउंट के बारे में बोला था, मेक इन इंडिया के बारे में बोला था, स्वच्छ भारत के बारे में बोला था। जनधन अकाउंट 48 करोड़ जनधन अकाउंट इस देश में हमने खोले हैं। जो इस बार 21 तोपों की सलामी दी गई ना, वो भारत की मेड इन इंडिया की 21 तोपें सलामी थी। 2015 में हमने 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाने की बात करी थी। देश में आजादी के बाद पहली बार 2.5 करोड़ परिवारों को पहली बार बिजली देखने को मिली। 100% विलेजेस को हमने इलेक्ट्रीफाई किया। ओआरओपी की बात हमने करी थी तो हमने लागू करके दिखाई। सबके लिए आवास की हमने बात करी थी तो 3 करोड़ आवास हमने दिए। अब 2016 में हमने बीपीएल के 1 लाख परिवारों के लिए हेल्थ बेनिफिट देने की बात करी थी, तो आज 37 करोड़ लाभार्थी आयुष्मान भारत के। 2017 में हमने किसानों की आय को पूर्वी हिस्सों में आप मेरे को पूरा करने दीजिए, 1 मिनट मैं आप आज 30 ही सेकंड लूंगा आपके, पर आप कई बार लाल किले के भाषण को सुनते नहीं है, तो आज मैं सुना देता हूं आपको। और आज के नहीं, 9 साल का हिसाब दे रहा हूं। 2017 में हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में हमें विकास करना है। 7 नए एयरपोर्ट, 3 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट, 19 नए वाटरवे हमने बनाए। कि किसान की आय दुगनी करनी थी, तो 7,350% पॉइंट ले लिया। बीजेपी का पॉइंट ये है, लाल किले से जो भी वादा किया वो वादा पूरा किया। ठीक है डॉली जी, एक बार गणेश जी के पास जाना, ओपनिंग कमेंट नहीं है, आ रहा हूं। ठीक है यादव जी आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा डॉली जी, 1 मिनट गणेश जी के पास। गणेश जी, मैं भाषण पर नहीं जा रहा हूं, मैं आज के डेवलपमेंट पे जा रहा हूं। दिल्ली में मीटिंग हुई है कांग्रेस पार्टी की, कह रहे साहब 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गणेश जी देखिए रजत जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आती, राहुल गांधी जी की आती, प्रियंका गांधी जी की आती, तो फिर भी इस पे रिएक्शन करना जरूरी हो जाता। लेकिन आप जिन लोगों के नाम ले रहे हो, उनके स्टेटमेंट का उनकी कोई रिलेवेंट नहीं है। वो पहले दिन से इस तरीके की बातें कर रहे, लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब समझते हैं कि आज देश की क्या राजनीतिक परिस्थिति है, राहुल जी समझते हैं, प्रियंका जी समझते हैं, तो ये 3 टॉप लीडर है, सोनिया जी हैं। अगर इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती, केसी वेणुगोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आती, तो लगता कि हमें कुछ रिएक्शन देना चाहिए। जयराम रमेश की तरफ से आती तो समझ में आता। लेकिन कांग्रेस का अगर कोई नेता, कोई प्रवक्ता अगर अपनी निजी राय रखता है तो उसकी निजी राय हो सकती है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल कांग्रेस का स्टैंड नहीं आएगा तब तक उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। रही दूसरी बात कि जो भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पर अभी सभी पैनलिस्ट को मैंने सुना, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी सुना। सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल से देश प्रधानमंत्री के झूठ को लाल किले से, और 10 साल हो गए, 10 बार जब वो लाल किले पे गए झंडा फहराने, उन्होंने देश के लोगों को हर बार झूठ बोला, हर बार झूठे वायदे करते। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था, हमने थोड़ी कहा था, उन्होंने कहा था 2022 तक हर गरीब के घर पे, हर गरीब के सर पे छत होगी। किसी गरीब के सर पे छत मिली क्या? उन्होंने कहा था कि हर किसान की आय डबल कर देंगे 2022 तक। किसी किसान की आय डबल हुई क्या? उन्होंने कहा था आऊंगा महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई कम हुई क्या? आज भी 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार का तो मोदी जी की सरकार में ऐसा रिकॉर्ड बन गया, और मोदी जी ने कह दिया कि अगर किसी को करप्शन करना है तो भारतीय जनता पार्टी में वो लीगलाइज तरीके से करप्शन कर सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा तो उसके घर पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसको करप्शन करना, करप्शन का लीगल लाइसेंस चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। तमाम लोग हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल, भावना गवली, संजय पाटिल, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और मोदी जी कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े गर्व से कहते हैं मोदी जी ने पार्टी में शामिल कराया तो उसका बैकग्राउंड देखा, मोदी जी ने कह दिया क्लीन है तो क्लीन है। अरे मोदी जी कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, मोदी जी कौन सी जांच एजेंसी हो गए? ये संपूर्ण विपक्ष का आरोप रहता है कि जब तक विपक्ष में कोई रहता है तब तक वो करप्ट रहता है, जब वो बीजेपी में आ जाता है तो बिल्कुल कुर्ता साफ हो जाता है। यही आरोप है ना गणेश जी? सवाल सिद्धार्थ यादव जी। दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। मेरे आम भाई आदमी सुन पार्टी तो के लो, साथी, जवाब देने की इतनी जल्दी क्या हो रही है? अरे आपने प्रश्न करा, जवाब तो लीजिए। जवाब नहीं लेंगे आप, वॉकआउट कर जाएंगे, यहाँ से भी वॉकआउट कर जाएंगे, जवाब नहीं चाहते। जो आपने सवाल करप्शन वाला उठाया है, मैं चाहता हूं एक बार बीजेपी उसका जवाब दे दे। जवाब सवालों का जवाब ठीक है, आपने थोड़ी दूंगा। धर्मेंद्र यादव, सिद्धार्थ यादव जी एक बार जवाब दे दीजिए। नहीं, हु आर यू? मैं जवाब देता हूं। मेरे को
अरे मेरे को भी एंकर ने कहा है साहब, आप भी इस शो पे आकर बैठे गणेश जी हैं, एक थोड़ा मिनट, संयम जो रखिए, आपने थोड़ा मूलभूत संयम सवाल रखिए। उठाया है बीजेपी के ऊपर, आप ही ने सवाल किया है, एक बार उनको उत्तर ले लीजिए। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी जवाब दे दीजिए। देखिए ये तो विपक्ष की ये तो रजत जी विपक्ष की एक समस्या हो गई, सवाल पूछेंगे जवाब नहीं सुनेंगे, जवाब देने लगेंगे तो वॉकआउट कर जाएंगे, भागने की आदत हो गई, ज्यादा अमेठी में बोलोगे तो अमेठी से भाग जाएंगे, जहां से बोलोगे वहां से भाग जाएंगे। पर मैं जवाब देता हूं, ये जो बहुत लंबी लिस्ट सुना रहे थे अभी, इसमें 2 नाम भूल गए, मनीष सिसोदिया का नाम भूल गए। अरे आप जवाब भी सुनिए ना, आप जवाब, मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा आपको, जितने आरोप आपने लगाए एक लाइन में उत्तर दूंगा। दीजिए सिद्धार्थ जी, रजत जी, आप मेरे को एक लाइन का अवसर दीजिए, मैं एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं। देखिए रजत जी बात क्या है, 2 प्रकार की चीजें हैं। एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट माफी के साथ रोक रहा हूं, एक मिनट सिद्धार्थ मैं रोक रहा हूं। गणेश जी मैं अगर आपको और उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो बताइए, मैं सिद्धार्थ जी को रुकवा दूं। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक सवाल उठाया, मैंने उस सवाल को बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया एज एन एंकर ऑफ दिस। अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप ऐड ऑन कर दीजिए, मुझे आप 40 सेकंड और लीजिए। एक मिनट सिद्धार्थ जी रुके, गणेश जी और ऐड कर लीजिए। रजत जी हमारे सवाल वही है कि देश में पिछले 10 सालों से कैसी सरकार चल रही है जो रोज लोकतंत्र का गला घोट रही है, रोज संविधान का गला घोट रही है, रोज नए नए करप्शन सामने आ रही है। एक साथी ने बोला द्वारका एक्सप्रेस में 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क बननी थी, 251 करोड़ रुपए, 18 करोड़ और 251 करोड़ रुपए कितना होता है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ। 7.5 लाख नकली बेनिफिशियरी पकड़े गए, 1 नंबर से रजिस्ट्रेशन होता है आयुष्मान भारत में। आयुष्मान भारत का पूरे भारत में $1 लेकिन अब आयुष्मान भारत में करप्शन हुआ है। ठीक है आयुष्मान वाला उठा लिया, ये विपक्ष ने दिया। डॉली जी एक मिनट, ठीक है गणेश जी आपने 2-3 चीजें उठाई हैं। गणेश जी आप जवाब सुन लीजिएगा, आपने सवाल उठाया ना, 1.5 मिनट तक सवाल उठाया। सिद्धार्थ जी जवाब दिए, उसके बाद डॉली जी आपके पास आ। सिद्धार्थ यादव जी रजत जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूं, और बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा एक माहौल बनाया कि जवाब सुना जाए, क्योंकि विपक्ष ने तो इस माहौल को खत्म कर दिया है। अपनी बात कहेंगे और वॉकआउट कर जाएंगे, आदत हो गई है उनकी। और जब आपने फिर से पूछा कि आप 40 सेकंड और लीजिए जवाब दीजिए, तो भी उन्होंने कहा जवाब, सवाल हमारा वही है। पर अब मैं आपको जवाब देता हूं जो आपने पहला प्रश्न पूछा था कि ऐसे सब लोग जितने लोगों पर ऐसा आरोप लगता है वो भाजपा में आ जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। जब ये लोग वहां रहते हैं, कोई भी देश का नेता अगर वो विपक्ष में है, अगर ईडी उसकी जांच करने जा रही है, सीबीआई उसकी जांच करने जा रही है, कोई भी केस रजिस्टर हुआ तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, देश में तानाशाही आ चुकी है, चारों ओर हाहाकार मच चुकी है, देश पे बहुत बड़ा प्रहार हो चुका है। पर अगर वो इधर आ गए तो यही तो था वो भ्रष्टाचारी, इसी को तो आपने पहचाना नहीं, यही तो तब भ्रष्टाचारी था जिसको आप देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अरे ये तो इधर आ गया तो भ्रष्टाचारी, आपकी तरफ था तो लोकतंत्र को खतरा था। इस प्रकार से देश नहीं चलता। इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस का काम करने दीजिए, इंस्टीट्यूशंस अपनी इंक्वायरी इंडिपेंडेंट करेंगे, सरकार अपना काम अलग करती है। आप जब आपने जो इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करने की जो एक परंपरा बनाई, वो इसी का कारण है कि आपकी सोच ऐसी है। डॉली जी के पास डॉली जी अभी सिद्धार्थ यादव जी ने कहा आप सारे भाषण उठा लीजिए लाल किले के, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो पूरा किया, कहा एक स्पीच वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, फुल स्टॉप, कॉमा के साथ निकाल लीजिए। कहा जो कहा वही किया, इसीलिए जनता साथ में। सिद्धार्थ जी, अदम गुडवी जी का एक शेर है ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि लाल किले की प्राचीर से बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, और आज बेटियों की इज्जत, जिस दिन लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे कि बेटियों के सम्मान के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, उसी दिन गुजरात की एक बेटी के बलात्कारियों को रिहा कर दिया। सिद्धार्थ जी को कहिए कि इस बात को लाल किले की प्राचीर से कहा था। और मुझे लगता है रजत जी, शायद भाजपा मुख्यालय में अलग से भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए लाइन लगती होगी, जहां 20 रुपए किलो टमाटर, 38 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता होगा, क्योंकि देश की जनता को तो मिल नहीं रहा। जो भाजपा समर्थित किसान होंगे उनका एमएसपी शायद दुगना हो गया होगा, उनकी आय शायद दुगनी हो गई, क्योंकि देश के किसानों को तो मिल नहीं रही। देश के किसानों को तो कोई राहत नहीं। देश के आज गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। इस देश में अगर हो रहा है तो ये हो रहा है। आज रजत जी, असलियत आज देश की ये है कि गरीब किसान सब्जी बेचने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा। एक गरीब विक्रेता, ये देश की हकीकत है। आज
मुझे लगता है भाजपा के लोगों के लिए अलग से मुख्यालयों में ये सब एक सब्जी मंडी अलग लगती होगी जहां इनको ठीक है सब सिद्धार्थ जी, चीजें सस्ती छोटे में संक्षेप में जरा महंगाई पर बता दीजिए क्या किया सरकार ने। बिल्कुल छोटा जवाब देता हूं रजत जी। अगर हमारे आंकड़े गुलाबी हैं तो सच आप बता दो, कुछ अपने 10 साल के काले कारनामों की भी याद दिला दो, कुछ तो शर्म करिए। आप अपना भी समय याद करिए, आपने 10 साल में क्या किया देश के साथ, और कौन से आंकड़े गुलाबी हैं। जब 13 किलोमीटर की सड़क बनती थी इस देश में, अब डॉली जी मैंने बीच में नहीं बोला, डॉली जी आप जवाब सुनिए। देखिए देखो, अब आप समझ गई कि आपको जवाब मिलने वाला है, तो अब आप सुनेंगी नहीं। आप समझ गई आपको जवाब मिलने वाला है। डॉली जी आप समझ गई आपको जवाब मिलने वाला है, इसलिए आप सुनेंगी नहीं। आप समझ गई आपको जवाब मिलने वाला है, आप सुनेंगी नहीं। मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं। देखिए अब ये विपक्ष की स्ट्रेटेजी हर कोई जान चुका। जब भी आपको जवाब मिलने वाला होगा आप नहीं सुनेंगे, विपक्ष जान चुका। आप बोलने दीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर रजत जी, अरे डॉली जी बोलने तो दीजिए। रजत जी, अगर देश में 13 किलोमीटर की सड़क बनती थी और आज 32 किलोमीटर की सड़क बनती है, तो इनको क्यों समस्या है? अगर 600 मीटर की मेट्रो बनती थी, आज 6 किलोमीटर की मेट्रो एक दिन में बन रही है, तो इनको क्यों समस्या है? अगर देश में 100 यूनिकॉर्न हो गए, $1 बिलियन की कंपनियां 100 बन गई देश में, तो इनको क्यों समस्या है? ये तो संसद में खड़े होकर के कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, यूपीआई नहीं हो सकता। 2.5 लाख करोड़ रुपए देश के बच गए यूपीआई के कारण, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के कारण, तो इनको क्या समस्या है? आज नए 15 IIM बन गए, वहां पे देश के बच्चे, देश का नौजवान जाके पढ़ रहा है, तो इनको क्या समस्या है? ये देश के विकास से विपक्ष को समस्या क्या है, मैं जानना ही चाह रहा हूं। मैं देश के विकास की क्या समस्या है? क्या है ऐसा देश के विकास के साथ? शायद यही है क्योंकि ये विकास आपकी विफलताओं के एक बहुत बड़ी मूरत है। ये दिखाता है कि कैसे आपने देश को 60 साल तक गरीब रखा, और देश को 60 साल तक गरीब रखने के लिए ही देश की जनता आपको माफ नहीं कर रही है। आपने देश को गरीब रखने का काम किया, और जानबूझकर किया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं रजत जी, आज बोलता है वो भी देश ने देखा है। तो मैं जरा ऐड कर लेता हूं भैया, भाई साहब तो बोलते रहिए। ठीक है, किशोर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? किशोर जी, नावेद भाई आ रहा हूं आपके पास। किशोर जी मैं ऐड कर लेता हूं, बताइए। देखिए मैं डॉली जी की इस बात से तो करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि भ्रष्टाचार का कोई भी हमारी सरकार पे आरोप नहीं है, लेकिन इतने भयंकर आरोप अगर सीएजी खुद लगा लेती है, और मुझे बताइए अर्थ मंत्रालय में इतना बड़ा धांधली हो गई कि 14 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया गया, और राइट ऑफ करना बोले तो माफ करना ही है आसपास। हाँ। और ये बैंकें डुबा दी गई, और तुष्टीकरण के बारे में बोलते थे, तो डॉली जी जो बोल रही है भ्रष्टाचार के बारे में, उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। दूसरी एक प्रमुख बात मैं रजत जी करता हूं, एक 10 सेकंड लूंगा। बताइए। तुष्टीकरण किसका गया? तुष्टीकरण करने के लिए कुछ पूंजीपतियों को ज्यादा फेवर दिया गया, ये बड़ा आरोप है। और अब ये प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि गरीबों से मध्यम वर्गीय हो गए, और हम 2045 या 47 में जाकर अगर हम अपनी तीसरी विश्व शक्ति बनने वाले हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तब तक हमारे महाराष्ट्र के किसानों ने आत्मघात करते रहना चाहिए? डेली आत्महत्याएं होती रहनी चाहिए? ठीक है, उस पर आऊंगा 2047 और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे। ठीक है, एक बार नावेद जी आपके पास फिर आता हूं। नावेद जी, कोई भी दल होगा इस वक्त, खासतौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, वो एक इलेक्शन मोड में है। आप देखिए मीटिंग्स चल रही हैं लगातार, जो भाषण है वो भी चुनावी है, जो भी लोग दे रहे हैं। इस समय एडवांटेज इंडिया के पास क्या है? पहला। दूसरा, कमजोरी क्या है इंडिया की, अलायंस की? देखिए, इंडिया की कोई कमजोरी नहीं है, इंडिया कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि कभी इंडिया कमजोर ना हो, क्योंकि हम सब इंडिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बता रहे इस सड़कों के बारे में कि विकास हमने जबरदस्त किया है, सड़कें बनाई, तो उन सड़कों का जो सच है, जो भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, उन सड़कों का सच हमने देखा है। मीडिया ने नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया पे हमने देखा। जैसे आपका चैनल अच्छा है, आपका चैनल ईमानदार है,
आपका चैनल काफी चीजें दिखा देता है, तो आपके चैनल का हम सम्मान करते हैं, कुछ और चैनल की मैं जिक्र करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने अपने हाथों से जब डामर वाली सड़क को खोदना शुरू किया तो पूरा डामर उनके हाथ में आ गया। ये सड़क है, एक्सप्रेस वे के ऊपर एक हाथी गुजर जाता है, उसकी फोटोग्राफ आई कि वो हाथी जब गुजर गया तो वहां सड़क धंस गई। तो इनको देखना चाहिए, विकास ये होता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखें, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देखिए, वो कैसा एक्सप्रेसवे, आज भी लोग तारीफ करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज पे अब आइए, अब इन्होंने कहा था कि ये तो इनके भ्रष्टाचार की चीज हो गई जो हमने इनको आईना दिखा दिया। अब दूसरी चीज ये है कि अभी ये बहनों, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटियों का सम्मान, लाल किले से बेटियों की बात हो रही है। देखिए ऐसा है रजत जी, एक बहुत पाक त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन हमारे आपके बिल्कुल करीब है, बस आने वाला है। और अभी जो मणिपुर में हुआ ये भी हमने देखा, जो हमारी बहनों के साथ, और जो लगातार हो रहा है, चाहे हरियाणा हो, मणिपुर, और सरकार और प्रधानमंत्री खामोश बैठे। एक बहुत खूबसूरत शेर सुन लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा ये शेर, कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं शेर सुनाना चाहता हूं आपके चैनल के सुनाइए सर, सुनाइए। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। ये उनको भी सोचना चाहिए कि अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। रक्षाबंधन का त्योहार, भ्रष्टाचार और आरोपों की लड़ी है विपक्ष के पास, जवाब आपका। देखिए रजत जी, लफ्फेबाजों की भी तो कोई हद होगी, मतलब कुछ भी बोलने की कोई हद होगी। पहली बार देश ने नारा सुना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप किसका मजाक बना रहे हैं? हरियाणा में पुरुष और महिला का रेशियो बढ़ गया इस नारे के बाद, आप तो नहीं बढ़ा पाए 60 साल तक। डिजिटल इंडिया का नारा आया, किसका मजाक बना रहे हैं? स्मार्ट सिटी का नारा है, किसका मजाक बना रहे हैं? अरे आप भारत के सपनों का मजाक बनाते हैं, भारत की प्रगति का मजाक बनाते हैं। आप किसके खिलाफ हैं? आप भारत, नहीं, अरे आप जवाब भी सुनिए, आप सारे देखिए, आप जवाब भी सुनिए। मैं जानता हूं नावे साहब, देखिए ये जाती होगी, आपने खूबसूरत शेर, एक मिनट नावे साहब, देखिए ये जाती होगी, बड़ा खूबसूरत शेर आपने सुनाया है मोहब्बत के साथ, तो उसी मोहब्बत के साथ जवाब भी सुनिए ना। चलिए कबूल कर लेता हूं आपकी मोहब्बत, हम लोग तो मोहब्बत की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू करिए सिद्धार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पर अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो कहीं ऐसा ना हो आपको विपक्ष से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि पहला क्राइटेरिया यही हो चुका है कि बात नहीं सुननी है विपक्ष को, अपनी अपनी बात कहनी है। फिर भी खैर, आप मेरे को मौका दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। मेरा कहना रजत जी ये है कि भारत की प्रगति, भारत की ग्रोथ स्टोरी का मजाक बनाना, उपहास बनाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मजाक बनाना, किसके लिए मजाक बना रहे हैं? क्या इस नारे से पहले कभी बेटियों के साथ देश में दुष्कर्म नहीं होते थे? दिल्ली में दुष्कर्म हुआ था निर्भया का, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आकर के कहा था, व्हाई आर यू ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन? आप छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं निर्भया के लिए? तब तो ये नारा नहीं था, तब आप में से कोई नहीं निकल के आया, नावेद जी नहीं निकल के आए, आपके एनालिस्ट नहीं निकल के आए, आम आदमी पार्टी तो तब आई ही नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई थी, तब तो कोई नहीं निकल करके आया। पर आज अगर एक नारा देकर के देश में बेटियों की स्थिति बेहतर करने का काम किया जा रहा है, तो उसको इस नाते कहना कि भैया वो हो रहा है पर ये नारा दिया गया, पर मणिपुर देखो। और जिस सांस में आपने मणिपुर और हरियाणा बोला था नावेद जी, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता अगर आप राजस्थान भी बोल देते तो। 17 रेप होते हैं एक दिन में, 6337 रेप होते हैं एक साल में, पर आप एक सांस में तो अगर वहां होते हैं, क्योंकि आपकी आपकी राजनीति है। मैं राजस्थान का जिक्र करता नहीं आज, अगर आपने बोल दिया होता तो, अगर आपने बंगाल कह दिया होता तो मैं जिक्र करता नहीं, पर आप नहीं करेंगे जिक्र, क्योंकि ये आपकी राजनीति है मात्र। नावेद जी, इस बात को आप मान लीजिए, और आपको बोलना है, आप बोलिए, आप जवाब नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। गणेंद्र भारद्वाज जी, नीतीश कुमार जी आए, मुलाकात है केजरीवाल जी से, मतलब अगर पहले गए थे तो वो अटल जी की समाधि पर भी गए थे, और जो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है और फिर दिल्ली का डेवलपमेंट, ठीक है, आपने एक बड़ी पॉलिटिकल लाइन ली कि मैं जब तक खड़गे साहब या राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मान गया आपकी बात, लेकिन आपको लगता है ऑल इज वेल विथ इंडिया? देखिए रजत जी, निश्चित तौर पर जब से आप देखोगे, जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने 9 साल तक एनडीए की मीटिंग नहीं ली। 9 साल बाद प्रधानमंत्री, जैसे इंडिया का गठन हुआ, प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग ले ली आनंद फानन में। आनंद फानन में उन लोगों को बुला ले, उन पॉलिटिकल पार्टी को बनाने जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, दिखाने के लिए। हमारे पास 38 पॉलिटिकल पार्टी, पता चला 27 पॉलिटिकल पार्टी
के पास तो एक भी सांसद नहीं और 17 पॉलिटिकल पार्टी का तो रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसी हबड़ तबड़ में जी किसी तरीके से जो तो जब से इंडिया बना तब से प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए, प्रधानमंत्री की घबराहट समझ में आती है। प्रधानमंत्री की कल आप लाल किले का अगर आप भाषण सुनते तो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह हिली हुई थी। प्रधानमंत्री पहली बार मुझे लगा कि डर के भाषण दे रहे, क्योंकि वो हार का डर 2024 का प्रधानमंत्री को नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चलेगी। झूठ की हांडी आपने 9 साल चला दी, 2 बार चला दिया आपने 9 साल। अब देश के लोग सवाल पूछ रहे, देश के लोग कह रहे प्रधानमंत्री बहुत हो गया। पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा मुझे 5 साल दो, फिर 5 साल बाद बोला जी 5 साल और दे दो, फिर तो मैं बिल्कुल ही ठीक कर दूंगा। हुआ क्या कि 10 साल में देश में गरीब आदमी मर गया। देश के गरीब आदमी को, देश के कॉमन मैन को, देश के मिडिल क्लास को ये पता चल गया कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 उद्योगपतियों के संरक्षक के, 2 उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे। देश में 2 उद्योगपतियों को छोड़ के बाकी सबका बुरा हाल है। और प्रधानमंत्री के साथ वो कह रहे कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे तो प्रधानमंत्री आपके घर में ईडी भेज देगी, प्रधानमंत्री आपके घर सीबीआई भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे। इस तरीके की तानाशाही और निर्बुद्ध सरकार चल रही है और चुनी सरकारों को लगातार किडनैप कर रहे हैं। चुनी सरकारों की लगातार हत्या। मैं जवाब लेता हूँ। सरकार ठीक है गणेश जी, मैं जवाब ले रहा हूँ। सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूँ। कल खड़गे साहब ने कहा जब उनसे पूछा गया, हमसे चुनाव में जीत नहीं पाते, ठीक है आ रहा हूँ गणेश जी, आ रहा हूँ, पॉइंट ले लिया मैंने आपका, मैं जवाब ले लेता हूँ बीजेपी से। सिद्धार्थ जी, कल खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता से जब पूछा गया, कहा साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अगली साल भी आएंगे, झंडा यहीं फहरा देंगे 15 अगस्त। तो उन्होंने कहा झंडा तो आप फहराइएगा, मैं वो विजुअल भी दिखा रहा हूं उस बाइट का। कहा लेकिन वो झंडा फहराएंगे अपने घर पर, और कहा ये विदाई वाला भाषण था जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देखिए रजत जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। एक तो जो आम आदमी पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे ना, उनका जवाब देना भी जरूरी है, और आपकी बात से शुरुआत करता हूं। ये जब बढ़ते हुए भारत की कहानी जब लाल किले से बताई जाए ना, और मेरे जैसे युवा, लाखों करोड़ों युवा जब उसको सुन करके गौरवान्वित महसूस करें, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हो, जो डेवलप्ड भारत का तिरंगा देखना चाहते हो, जो बढ़ते हुए भारत की स्टोरी को देखना चाहते हो, उसका हिस्सा बनना चाहते हो, तो विदाई का भाषण नहीं होता, वो तो वापसी का भाषण होता है। और वैसे भी मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, जो जो हमने लाल किले से कहा है 100 करके दिखाते हैं। अगर लाल किले से कहा है कि अगले साल वापसी आएंगे तो पक्का मान लीजिए वापसी आएंगे, अब तो कोई संदेह ही नहीं बचा। पर हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बड़ा गठबंधन की बात कर रहे थे, बड़ी पार्टियों के बारे में बता रहे थे कि कितनी पार्टियां किसने में। ये किस प्रकार का मजाक है? आपके यहां पर 11 पार्टियां ऐसी हैं आपके गठबंधन में जिनका कोई लोकसभा सांसद नहीं है, 6 पार्टियां अनरिकॉग्नाइज्ड है, 28 में से ही टोटल। उसका मजाक बनाया जाएगा क्या? आज हमारे गठबंधन में 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट में से हैं, 24 पार्टियां ऐसी हैं जो देश के पिछड़े वर्ग, SC, ST, OBC की लड़ाई लड़ती आई है प्रदेशों में, वो सब ऐसी हैं जिनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस है पूरे देश में। अब 38 पार्टियां एक साथ आ गई, एनडीए का गठबंधन मजबूत हो गया, वो देश में एक बड़ी ताकत रखता है और फिर से सरकार आना चाह रही है, तो वो भी आपको मंजूर नहीं है। वो मंजूर क्यों होगी? क्योंकि आपकी पार्टियां, आपका पूरा गठबंधन मात्र अपीजमेंट, करप्शन और डायनेस्ट का है। एक करप्शन सेटलमेंट फॉर्मूला रजत जी अपनाया गया है। ये सभी जितनी डायनेस्ट पार्टियां हैं, इन्होंने आपस में तय कर लिया कि एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। रिप्लाई कर कोई तरीका नहीं है सरकार में आना। कौन कौन सी पार्टीज है आपके पास जिसके विधायक सांसद नहीं है, उसको भी क्लियर कर दीजिए। दूसरा, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि साहब जो जो कहा लाल किले से करा, कहा आपकी कहा झंडा फिर फहराएंगे तो फिर फहराएंगे, कॉन्फिडेंस है। डॉली जी। राजत जी, डायनेस्ट की अगर सिद्धार्थ जी बात करते हैं तो मुझे लगता है पहले इन्हें राजनाथ सिंह जी के बेटों को हटा देना चाहिए, मुंडे जी की बेटी को हटा देना चाहिए, प्रमोद महाजन जी के बच्चों को हटा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन मुझे लगता है, पता नहीं कौन से यूपीएससी का एग्जाम पास करके अमित शाह जी के बेटे बने होंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, जो ये यहाँ चल रहा है। तो इन लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जो ये यहाँ बैठकर करते हैं। डायनेस्ट 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 अच्छा नहीं लगता। पहले अगर एक उंगली दूसरे पे उठा रहे हैं आप, तो पहले अपनी तरफ देख लीजिए। सिद्धार्थ जी रिप्लाई कर दिए। एक मिनट डॉली जी, एक करके, एक डॉली जी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट डॉली जी, एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। क्या हो रहा है ना, कोई भी वक्ता अगर 3-4 पॉइंट पे एक साथ बोल दे रहा है तो एक ही पॉइंट का रिप्लाई आता है, 3 पॉइंट गायब हो जाता है। आपने जो ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स और परिवारवाद की बात कही है, एक बात सिद्धार्थ जी 10 सेकंड में उन्होंने नाम गिना दिए डॉली जी, इसका जवाब दिए, फिर डॉली जी आप ही के पास। मैं रजत जी 10 ही सेकंड लूंगा। देखिए, डायनेस्ट
का मतलब भी कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। हमारे यहां पे किसी पॉलिटिशियन का कोई बेटा आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, अगर उसमें मेरिट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसको शहजादा मान लिया जाएगा। बिना मेरिट के पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरा देश उसके पीछे लगा दिया जाएगा। उसको कह दिया जाएगा कि तू चल यहां से वहां तक, हम तेरे साथ हैं, तेरे को प्रधानमंत्री मान के मानेंगे। ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता। हमारी पार्टी में ये मेरिट पर पॉलिटिक्स में आना, ये सबको अधिकार है। पर मैं 10 सेकंड, मैं 5 सेकंड और लूंगा। रजत जी, आज आपके शो पर बड़ी बात कह रहा हूं, आज आपके शो पर बड़ी बात कह रहा हूं कि परिवारवाद क्या होता है। डॉली जी 5 सेकंड दीजिए, आप 1 मिनट बोलिएगा। आपके शो पर कह रहा हूं परिवारवाद क्या होता है, बड़ी बात कह रहा हूं। परिवारवाद ये होता है जब एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री कोई ऑर्डिनेंस लेकर के आए और वो शहजादा उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दे बीच में से, वो परिवारवाद होता है। वो कॉन्फिडेंस, वो परिवारवाद है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं शहजादा हूं, मैं देश का राजा बनूंगा। यह परिवारवाद होता है। यह कांग्रेस पार्टी जानती है पर पहचानना नहीं चाहती। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा रजत जी मैं ऐड कर लूं थोड़ा। डॉली जी दूसरा, रजत जी मैं ऐड कर लूं। आ रहा हूं किशोर जी, डॉली जी कंप्लीट करिए। हाँ, दूसरा डॉली जी जवाब दीजिएगा, ऑर्डिनेंस फाड़ने का जवाब दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार कर दिया, कभी मुड़ के नहीं देखा। जिस आईएमसी का क्लेम कर आए थे ना प्रधानमंत्री जी, वो 2011 में मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट करके आए थे। उसके बाद फॉल्स क्लेम संसद में खड़े होके करते हैं। मैं पढ़ के बता देती हूँ, पढ़कर बताऊंगी। IIMC had already started functioning in Mizoram during the Manmohan Singh led UPA regime in 2011. Construction of new campus IIMC already चल रहा था वहां। उसके बाद ऐजवाल में IIMC 8 अगस्त 2011 को खुला। तो यहाँ देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। किशोर जी कुछ ऐड, ठीक है आ रहा हूं। इतना और बता दीजिए, मनमोहन जी कितनी बार गए नॉर्थ ईस्ट, ये और बता दीजिए। देखने को नहीं मिला है। मनमोहन जी नॉर्थ ईस्ट कितनी बार गए? किशोर जी, मणिपुर नहीं पूछ रहा मैं, वो तो 0 है आंकड़ा। मणिपुर तो 0 गए, नॉर्थ ईस्ट कितना गए उतना बता दीजिए। संसद में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को आप एक्सेप्ट करिए। आपको शायद झूठ पसंद है, करिए सिद्धार्थ। अरे आप तो सच बोलो, जवाब दो ना। आप बहुत बड़े सच्चे हैं डॉली जी, आप जवाब दीजिए। कितनी बार गए मनमोहन जी? बनाया था मिजोरम नहीं, ऐजवाल में भी बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था 2000। डॉली जी फ्लाइट पकड़ के, डॉली जी सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में पूछ रहा हूं। डॉली जी सिंपल क्वेश्चन आपसे, एक सूत्रीय प्रश्न है डॉली जी। फ्लाइट पकड़ के मनमोहन जी कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए? ट्रेन तो पकड़ के गए नहीं होंगे, ट्रेन का नेटवर्क तो आपने बिछाया नहीं था। फ्लाइट पकड़ के कितनी बार गए ये बता दीजिए। मैं आपको आंकड़ा बता सकती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बताएंगे मनमोहन सिंह जी तो नहीं बताएंगे। आ रहा हूं। किशोर जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए मुझे एक मिनट डॉली जा रहा है। किशोर जी शो आगे बढ़ा लीजिए, डॉली जी नहीं बताएंगे। जरा मैं ऐड कर लेता हूँ कि मनमोहन सिंह 2004 से लेके अब तक असम से राज्यसभा के सदस्य, असम नॉर्थ ईस्ट में आता है। इसको ये भी नहीं पता कि असम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और मनमोहन सिंह 20 साल से लगातार असम से राज्यसभा सांसद। मेरे को बिल्कुल पता है जनाब, मेरे को बिल्कुल पता है राजेश नायब साहब, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 24 की है और 5 राज्यों की है। इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैकफुट पे नहीं है, हर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ फ्रंट फुट पर खेलना चाह रहा है। ऐड कर लूं थोड़ा। नावेद साहब रजत जी एक मिनट आ रहा हूं। किशोर जी, नावेद सिद्दीकी जी। देखिए ऐसा है कि हम लोग जिस तरह से, एक अच्छा एथलीट वो होता है जब वो अपने ट्रैक पर दौड़ता है तो वो न दाएं देखता है न बाएं देखता है, सामने देखता है और फोकस्ड रहता है। तो हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, अपने देश को, लोकतंत्र को बचाना है। और इस वक्त देश की जो हालात है, जिस वक्त जिस तरह से हमने अभी चलते हुए देखा है चीजें और जिस तरह से दिल को तकलीफ हुई है, खाली हमको ही नहीं पूरे देश को तकलीफ हुई, आपको भी हुई होगी। तो उसी तरीके से इससे बचाना है देश को, और इसको बचाने के लिए हमें पूरा यकीन है ठीक है। माफी के साथ रोक रहा हूं, थोड़ी वक्त की कमी। आज के लिए तैयार तमाम मेहमान देश का सवाल में आए, अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कोशिश क्या थी, आज बहुत सारे घटनाक्रम हुए, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का कॉन्फिडेंस। साहब ये लड़ाई 24 थी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।